हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी सारथी। आज हम क्लास 12th का कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 1 कवर करने जा रहे हैं, जो कि है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। चैप्टर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी को आज हम कवर करेंगे, जिसमें हम यूएसए और यूएसएसआर के बारे में जानेंगे डिटेल में। तो आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक समझेंगे ताकि चैप्टर के अंदर क्लैरिटी हमें बनी रहे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था हमारा 1914 से लेकर के 1918 के बीच तक चला था। वहीं जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी तो आपको लगभग लगभग पता ही होगी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो दो ग्रुप्स के बीचों में लड़ाई हुई थी, एक थी हमारी एक्सिस साइड और दूसरी थी हमारी अलाइज साइड। जो एक्सिस साइड थी उसमें देश आते थे जैसे जापान, इटली, जर्मनी। वहीं अलाइज साइड में हमारे देश आते थे फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन। जो अलाइज साइड थी वो जीत जाएगी और एक्सिस वाली साइड जो थी वो हार जाएगी। अब ये तो बहुत ऑब्वियस है कि जब जो साइड जीतेगी वो हारने वाले पे कब्जा करेगी। तो अलाइज साइड ने यानी फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन ने कब्जा कर लिया था जर्मनी, इटली और जापान जैसे देशों के ऊपर। ठीक है। अब जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, पूरी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद तबाही मच चुकी थी, लड़ाई इतनी भयंकर हुई थी। लेकिन इसी समय पे दो सुपर पावर्स पूरी दुनिया को मिलेंगी। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, पूरी दुनिया में दो लोग ऐसे थे जो सबसे ज्यादा पावरफुल थे। एक थी हमारी अमेरिका वाली साइड और दूसरी थी हमारी यूएसएसआर वाली साइड। अब अमेरिका का नाम तो आप आज भी सुनते आते हैं, यूएसए का नाम तो आप आज भी सुनते आते हैं, तो आपको पता है यूएसए के बारे में। लेकिन यूएसएसआर जो है, हम इसका नाम अक्सर हम सुनते नहीं है। ये था क्या, कैसा था, क्यों था, इसका हम चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। अब चैप्टर का ना एक सबसे सबसे शुरुआती टॉपिक जो है वो हमारा बर्लिन वॉल के बारे में। बर्लिन की दीवार, बर्लिन वॉल के बारे में बात करेंगे। अब वॉल से समझ तो आ रहा है दीवार है, लेकिन बर्लिन क्या है? तो बर्लिन एक जगह है। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। तो अभी हमने देखा था, जो हमारी एक्सिस साइड थी वहां पे आपका जर्मनी, इटली, जापान आता था और अलाइड वाली साइड आता था अमेरिका, सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन और अमेरिका ने क्या किया, इस जर्मनी के बर्लिन के ऊपर कब्जा कर लिया और इन्होंने बीचों बीच में एक बहुत बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी। दीवार के एक साइड जो था वहां पे अमेरिका, यूएसए का कब्जा था और दीवार की दूसरी साइड जो था वहां पे यूएसएसआर का कब्जा था। चैप्टर को थोड़ा और शुरू करने से पहले दो छोटे छोटे कंसेप्ट है, पहले उसे हम समझ लेते हैं। पहला है कैपिटलिज्म और दूसरा है सोशलिज्म। कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ISM आ जाए तो याद रखिएगा वो आइडियोलॉजी होगी एक तरीके की। आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक तरीके की सोच, एक तरीके की विचारधारा, उसको आइडियोलॉजी बोलते हैं। तो दो आइडियोलॉजी के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक है कैपिटलिज्म, जिसमें मैक्सिमम काम कौन करती है? प्राइवेट कंपनी। मतलब जिस भी कंट्री में मैक्सिमम काम, ज्यादातर काम प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, तो वहां पे कैपिटलिज्म को फॉलो किया जाएगा। इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा है ना, कैपिटल का मतलब क्या होता है? पैसा। तो बस जिस भी कंट्री में ज्यादा काम आपके पैसे वाले लोग करेंगे, प्राइवेट कंपनी करेगी, गवर्नमेंट बहुत कम काम करेगी, तो वहां पे कैपिटलिज्म चल रहा है। और सोशलिज्म क्या होता है? बिल्कुल इसका उल्टा। जहां पे मैक्सिमम काम कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी और पैसे वाले लोग तो बहुत कम काम करेंगे, लगभग लगभग ना के बराबर। वो होता है सोशलिज्म आपका। ठीक है। तो हमारी जो बर्लिन की दीवार बनाई गई है, इस बर्लिन की दीवार के एक तरफ अभी मैंने आपको बताया यूएसए का कब्जा था और एक तरफ यूएसएसआर का कब्जा था। यूएसए कैसा कंट्री है? प्राइवेट कंपनीज वाला कंट्री है ना। मतलब यहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज बनी हुई है। तो प्राइवेट कंपनीज अगर यहाँ पे ज्यादातर काम कर रही है तो कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो होगी? कैपिटलिज्म। तो बिल्कुल सही। जहां पे यूएसए का कब्जा था वहां पे कैपिटलिज्म चल रहा था और जिस साइड में यूएसएसआर का कब्जा था वहां पे सोशलिज्म चल रहा था। अब चलिए बर्लिन वॉल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बर्लिन की जो वॉल थी ना, ये सिंबलाइज थी। ये किसका सिंबल थी? डिवीजन का। किस चीज के डिवीजन का सिंबल थी? तो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वर्ल्ड के डिवीजन का सिंबल थी। 1961 में इसको बनाया गया था और इस दीवार की वजह से, बड़ी सी दीवार की वजह से यहाँ पे क्या था, बर्लिन दो हिस्सों में बट गया। एक ईस्ट बर्लिन और दूसरा बचा वो वेस्ट बर्लिन आपका। 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी दीवार खड़ी की गई थी और ये 28 सालों तक ये दीवार ऐसी की ऐसी खड़ी रही।
इस दीवार को 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया था लोगों के द्वारा यहाँ पे। जैसे ही ये दीवार टूटेगी तो पूरा जर्मनी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, आपका यूनिफिकेशन हो जाएगा। यूनिफिकेशन मतलब जुड़ जाना। तो जैसे ही ये टूटेगी दीवार, पूरा बर्लिन, पूरा जर्मनी जो होगा, ये आपका जुड़ जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे आपका ये दीवार जुड़ जैसे ही जर्मनी आपका जुड़ जाएगा, दीवार टूट जाएगा आपका ये, तो यहाँ पे कम्युनिस्ट ब्लॉक के एंड होने की शुरुआत हो जाएगी। तो ये था आपका बर्लिन वॉल। बर्लिन कैपिटल है आपकी जर्मनी की। इस जगह पे कब्जा कर लिया था यूएसए और यूएसएसआर। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर की सबसे पहले टॉपिक की, हीरो टॉपिक की, जो है हमारा व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। इसके बारे में बात करते हैं कि क्या है सोवियत सिस्टम। अब आपसे कोई बोल दे यूएसएसआर, कोई बोल दे सोवियत यूनियन, कोई बोल दे सोवियत सिस्टम, तीनों का मतलब एक ही है। शब्द अलग अलग है लेकिन बात तीनों में एक की गई है। मीनिंग तीनों का एक ही है। तो आइए शुरू करते हैं अपने सोवियत सिस्टम के बारे में। देखते हैं कि सोवियत सिस्टम बना कैसे, ऐसा क्या था कि बना है सोवियत सिस्टम। तो सबसे पहले तो याद रखेगा, सोवियत यूनियन या फिर यूएसएसआर कोई देश नहीं है। ये दिमाग में बैठा लीजिए। सोवियत यूनियन कोई देश नहीं है। सोवियत यूनियन जो है वो 15 देशों का बना हुआ एक ग्रुप है। 15 देश जो थे उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि हम लोग साथ में आ जाते हैं और अपना एक ग्रुप बनाते हैं और अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बनाएंगे। ग्रुप बन जाएगा तो पावरफुल हो जाएंगे। तो फिर 15 देशों ने एक साथ आए, अपना एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम रख दिया उन्होंने यूएसएसआर। अब ये 15 ग्रुप देश कौन थे आपके, तो ये इस मैप में देखिए। इस मैप में आपको दिया है अर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, रशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। तो आपको ये इंफॉर्मेशन याद नहीं करनी है, इतने सारे देशों का नाम। जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये सारे देश जो है वो यूएसएसआर के अंदर आते थे। तो कितने देशों का ग्रुप है यूएसएसआर? 15 देशों का ग्रुप है। अब आगे बात करते हैं। आइए, जो यूएसएसआर है सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब यूएसएसआर बना कैसे? कुछ तो हुआ होगा कि यूएसएसआर बना। तो देखो, रशिया के अंदर 1917 में एक बहुत बड़ा सोशलिस्ट रेवोल्यूशन किया गया, जिसके बाद जाकर के यूएसएसआर बन के तैयार हो गया। अब याद रखने के लिए कौन सा देश था आपका, कहाँ पे सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था, तो यूएसएसआर में आखिर में आर आ रहा है, तो इससे याद रखिएगा रशिया में हुआ था। तो 1917 में रशिया के अंदर एक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था। अब आप यहीं से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ तो सोशलिज्म निकला है आपका। तो इस सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन की वजह से ही आपका जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है वो वहां से आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट बोला है, ये जो आपका रिवॉल्यूशन है, ये किस चीज से इंस्पायर्ड था? ये बहुत ज्यादा ये रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड था सोशलिज्म के आइडिया से। तो अपोज किसको करेगा? ऑब्वियसली जो बचा, कैपिटलिज्म बचा, तो कैपिटलिज्म को ही तो अपोज करेगा, बिल्कुल। अब जरूरत क्या थी, इसकी नीड क्या थी? एक ऐसी सोसाइटी बनाना जो कि इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन सोसाइटी का मतलब एक ऐसी सोसाइटी बनाना जहां पे सभी लोग इक्वल होंगे। अब आप खुद ही सोचिए, गवर्नमेंट जहां पे काम करेगी, जहां पे मैक्सिमम काम गवर्नमेंट करेगी, वहीं पे तो इगैलिटेरियन सोसाइटी बनेगा। गवर्नमेंट सभी की भलाई के लिए काम करती है, अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी क्लास से हो, सभी की भलाई के लिए गवर्नमेंट काम करती है। वहीं पे प्राइवेट कंपनी क्या होती है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है, अपना लालच देखती है, वो अपने प्रॉफिट के बारे में बात करती है। तो सोशलिज्म के थ्रू पूरी सोसाइटी को इगैलिटेरियन बनाने की बात। यहाँ पे ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ा अटेम्प्ट किया गया कि जितनी भी हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उन सभी को बैन कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी उन सबको खत्म कर दिया गया। वो सारी किसके कंट्रोल में चली जाएंगी? गवर्नमेंट के कंट्रोल में चली जाएगी। और सोसाइटी कैसे, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होगी? इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड होगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात की हुई है, ऐसा करते वक्त इस समय पे यहाँ पे क्या था, सोवियत सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती थी? गवर्नमेंट को, स्टेट को। स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट से। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी? गवर्नमेंट को, पार्टी को। पार्टी किसकी थी? जिसकी गवर्नमेंट होगी वही तो किसी ना किसी को तो, गवर्नमेंट में किसी ना किसी की तो पार्टी ही बैठी होगी। तो जो गवर्नमेंट थी उसको सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती थी। इसके अलावा यहाँ पे एक ही पार्टी रूल करती थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। कोई भी दूसरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट में खड़ी ही नहीं हो सकती थी।
किसी पार्टी को अलाउ नहीं था पॉलिटिक्स में खड़ा होना एक्सेप्ट कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ पे कोई ऑपोजिशन भी अलाउ नहीं था यहाँ पे, तो अब तो कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा हो गया। इसके अलावा जो इकोनॉमी थी उसको प्लान करने का काम या फिर उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता था? स्टेट करती थी आपकी। इकोनॉमी प्लान और कंट्रोल जो थी वो स्टेट के थ्रू होती थी। स्टेट का मतलब यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट से। अब आगे देखते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के अंदर जो ईस्टर्न साइड में कंट्रीज थी, यानी यूरोप के अंदर जो ईस्ट के पोर्शन में कंट्रीज, उसे बोलते हैं ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। इन देशों के ऊपर ना फैसिस्ट फोर्सेस का कब्जा हुआ करता था। यहाँ पे सोवियत यूनियन ने अपनी आर्मी भेजी और फैसिस्ट फोर्स के साथ लड़ाई करके फैसिस्ट फोर्स को हरा दिया और उनको भगा दिया यहाँ से। तो अब ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज पे किसका कब्जा हो जाएगा? जो जीती उसका। जीता कौन? तो सोवियत आर्मी। सोवियत आर्मी का कब्जा हो जाएगा ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज पे। अब ये जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री है, ये किसके कंट्रोल में चली जाएगी? यूएसएसआर। तो याद रखिएगा, कोई भी कंट्री जब किसी भी यूएसएसआर या फिर यूएसए के कब्जे में जाती है, तो उस कंट्री को ना यूएसए या फिर यूएसएसआर बेनिफिट देता है। आइदर वो पॉलिटिकल बेनिफिट हो, आइदर वो इकोनॉमिकल हो, कोई भी हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, कल्चरल हो, किसी भी टाइप का बेनिफिट हो, लेकिन मिलेगा जरूर। अब कोई भी देश इतना पागल थोड़ी ना है कि यूएसए के साथ चला जाएगा, या फिर कोई भी देश इतना वो थोड़ी ना कि यूएसएसआर के साथ चला जाएगा। कुछ तो बेनिफिट उसे भी दिख रहा होगा, तभी तो गया है। बस वही बात यहाँ पे बोली गई है कि जब भी कोई देश यूएसए या यूएसएसआर के साथ जुड़ता था, उस देश को यूएसए या यूएसएसआर के थ्रू कुछ ना कुछ बेनिफिट के रूप में दिया जाता था। अब देखिए, जो भी कंट्रीज यूएसएसआर के साथ जुड़ती थी ना, उसे यूएसएसआर का मॉडल फॉलो करना पड़ता था। यानी अगर यूएसएसआर में सोशलिज्म चल रहा है तो उन कंट्रीज में भी सोशलिज्म चलेगा। अगर पूरे यूएसएसआर में एक ही पार्टी है तो उस कंट्री में भी आपकी क्या होगी? एक ही पार्टी होगी यहाँ पे। तो ये चीज वहां पे चलती थी। इसके अलावा पूरी दुनिया जो थी ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आपकी तीन वर्ल्ड में बट गई थी, तीन दुनिया में बट गई थी। पहला वर्ल्ड जो कि डेडिकेटेड था यूएसए, यूएसए वाला वर्ल्ड था। दूसरा वर्ल्ड जो कि यूएसएसआर को डेडिकेटेड था। और तीसरा वाला वर्ल्ड वो था ऐसे देश जो ना तो यूएसए के साथ जाना चाहते थे, ना तो यूएसएसआर के साथ जाना चाहते थे। तो उन्होंने थर्ड वर्ल्ड में एंट्री मारी, जैसे इंडिया। इंडिया जैसे देशों को ऑप्शन दिया गया था इनकी आजादी के बाद कि या तो आपको अमेरिका के साथ ज्वाइन होना है, या तो आपको यूएसएसआर के साथ ज्वाइन होना है। अब इंडिया का ये कहना था कि यार अभी अभी तो हम आजाद हुए हैं, अगर मैं यूएसए के साथ चला जाऊं या यूएसएसआर के साथ चला जाऊं तो कहीं ना कहीं मुझे यूएसए और यूएसएसआर के हिसाब से काम करना पड़ेगा। दोबारा मैं गुलामी में आ जाऊंगा। अभी इसी गुलामी को खत्म करने के लिए तो इतने लोग मरे, हमारे इतना आंदोलन किया हमने, तब जाके गुलामी खत्म हुई है। तो इंडिया जो था, ना तो वो पहली दुनिया में जाना चाहता था, ना वो दूसरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड में जाना चाहता था। तो इंडिया ने डिसाइड किया कि हम एक तीसरी दुनिया बनाएंगे। उसका नाम क्या होगा? नैम। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे चैप्टर्स में। तो बेसिकली पहली दुनिया यूएसए की थी और दूसरी दुनिया किसकी थी? यूएसएसआर की थी। सेकेंड वर्ल्ड को सोशलिस्ट ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर किसी को भी यूएसएसआर के साथ जाके जुड़ना है, तो उसे ना एक तरीके का डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा, जिस डॉक्यूमेंट का नाम क्या था? वॉर्सो पैक्ट। इसके अलावा पूरे सेकेंड वर्ल्ड का लीडर कौन था? यूएसएसआर इनका लीडर था। अब अभी हमने ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज की बात की, वो सारे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। जैसे आपका यहाँ पे जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रोमेनिया, ये सारी कंट्रीज ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आती हैं। अब जरा बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, हमने पीछे मैप देखा था 15 कंट्रीज का, ये 15 कंट्रीज हो गई यूएसएसआर की, और ये कुछ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ये सभी मिलाकर के क्या बना रही है? यूएसएसआर बना रही है आपका। इन सभी देशों में क्या फॉलो हो रहा है? सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो फॉलो किया जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ पॉजिटिव साइड्स की। यूएसएसआर जो था, इसकी कई सारी पॉजिटिव बातें थी, अच्छी बातें थी, उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल। जो यूएसएसआर था, सबसे अच्छी बात तो इसकी ये थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बहुत बड़ी ग्रेट पावर, सुपर पावर की तरह ये आया था यूएसएसआर। अभी हमने पढ़ा ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद दो सुपर पावर्स थी, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद एक बहुत बड़ा शक्ति के रूप में निकल के आया था यूएसएसआर। इसके अलावा यहाँ की जो इकोनॉमी थी, वो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट इकोनॉमी थी। लेकिन अगर यूएसएसआर की इकोनॉमी को कंपेयर किया जाए यूएसए की इकोनॉमी से, तो यूएसए फर्स्ट नंबर पे आता था और यूएसएसआर सेकंड नंबर पे आता था। हर चीज में यूएसए फर्स्ट नंबर पे आ रहा था और यूएसएसआर जो था आपका सेकंड नंबर पे आएगा, ये याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे ना इनके कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बहुत अच्छे थे।
इन लोगों के में 15 देशों का ग्रुप था, तो किसी जगह पे ऑयल मिल जाता था, किसी जगह पे आयरन मिल जाता था, किसी जगह पे स्टील मिल जाता था, अलग अलग चीजें मिल जाती थी। तो एनर्जी रिसोर्स भी इनके पास बहुत अच्छी खासी मात्रा में था। इनका ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत अच्छा था। रिमोटेस्ट एरिया, गांव के इलाकों को भी शहर के इलाकों के साथ बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट करता था यहाँ पे। इसके अलावा इन लोगों की डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री, सब कुछ ये लोग खुद ही बनाते थे, खुद ही बनाते थे। पिन से लेकर के कार तक सारी चीजें इन्हें बनानी आती थी। लेकिन अगर क्वालिटी के मामले में देखें तो दोबारा यूएसए के साथ अगर क्वालिटी मैच करें इनकी, तो यूएसए फर्स्ट नंबर पे और यूएसएसआर सेकंड नंबर पे। और ये जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री दी हुई है ना, इसका मतलब यहाँ पे यूएसए वाली साइड है। तो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री से अगर कंपेयर करें तो ये लोग सेकंड नंबर पे आते थे, उनके कंपेरिजन में क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। सोवियत यूनियन की सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि यहाँ पे हर एक इंसान को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया गया था। यानी जो बहुत बेसिक सी चीज होती है जिंदगी जीने के लिए, रोटी कपड़ा मकान, ये गवर्नमेंट ने हर इंसान को दिया था। फिर चाहे वो मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो या लोअर क्लास हो। गवर्नमेंट इसके अलावा और भी बहुत सारे काम कर रही थी। सब्सिडीज देने का काम, जैसे हेल्थ के ऊपर खर्चा करना, एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करना, चाइल्ड केयर को देखना। और गवर्नमेंट ने और भी कई सारे ना जाने कितने वेलफेयर स्कीम्स लोगों के लिए निकाले थे। तो ऑल दो गवर्नमेंट सोशलिज्म जो था वो अच्छा काम कर रही थी यहाँ पे अगर हम देखें तो। इसके अलावा ओनरशिप की बात करें, ओनरशिप में वर्ड क्या आ रहा है? ओनर। ओनर का मतलब क्या होता है? मालिक। तो यहाँ पे मालिक कौन था? दबदबा किसका हुआ करता था? स्टेट। स्टेट मतलब गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कौन सी यहाँ पे ओनरशिप थी? डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप कौन सी थी? स्टेट ओनरशिप। यहाँ पे जितना भी लैंड था, जितना भी प्रोडक्टिव एसेट्स था, उन सभी के ऊपर कंट्रोल किसका था? यूएसएसआर का। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सारी अच्छी बातें तो होंगी नहीं यूएसएसआर की, बड़ी सारी बुरी बातें भी होंगी। तो हम थोड़ी सी नेगेटिव साइड्स के बारे में बात करेंगे। यूएसएसआर का सबसे पहला नेगेटिव साइड ये था कि ये बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन और ब्यूरोक्रेटिक थी। अथॉरिटेरियन का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं, जो लोग गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, दैट इज ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन मतलब अपना दबदबा होना। जो गवर्नमेंट के लिए काम करते थे उनका दबदबा बहुत ज्यादा था, यानी गवर्नमेंट का जो दबदबा था, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा वो बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी बड़ी डिफिकल्ट हो गई थी। यहाँ पे लोगों को बोलने की आजादी नहीं थी, एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच था। यहाँ पे लोगों के पास डेमोक्रेसी की बहुत कमी थी। यहाँ पे लोगों को बोलने की आजादी नहीं दी गई यहाँ पे। तो लोगों ने भी अपना दिमाग चलाया और दूसरे तरीके निकाले। तरीका क्या था? जोक्स और कार्टून्स का। लोगों ने जोक्स के थ्रू, कार्टून्स के थ्रू अपनी बात को रखना शुरू किया। इसके अलावा यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, एक ही पार्टी की गवर्नमेंट थी। पार्टी कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी। अब कभी भी हिस्ट्री आप उठा के देख लो, जब भी पावर किसी एक इंसान के हाथ में आया है, उसने सारे गलत काम किए हैं। तो जब सारी पावर कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में आएगी तो ये भी तो गलत काम करेगी ना। अब इसको पता है कि कोई दूसरी पार्टी तो मेरे अगेंस्ट खड़ी हो नहीं सकती यहाँ पे। इसीलिए जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो कभी भी अकाउंटेबल नहीं होगी लोगों को। कभी भी जवाबदेही नहीं होगी लोगों को। लोग क्वेश्चन पूछते रह जाएंगे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम्युनिस्ट पार्टी को कोई आंसर नहीं देगी। इसके अलावा जब यूएसएसआर बनाया जा रहा था तो इन 15 कंट्रीज को बोला गया कि आप लोग ना अपना अपना खुद का कल्चरल अफेयर खुद संभालोगे, कोई और नहीं संभालेगा। अपने देश का कल्चरल अफेयर आप खुद संभालोगे। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर बन के तैयार हो गया, सोवियत यूनियन ने इन सभी के कल्चरल अफेयर को खुद ही संभालना शुरू कर दिया। उनको मौका ही नहीं दिया खुद से संभालने का। सोवियत यूनियन ने संभालना शुरू कर दिया 15 देशों का कल्चरल अफेयर। कहने के लिए तो ऑन पेपर रशिया 15 देशों में से एक देश था, यूएसएसआर का। लेकिन रियलिटी अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा डोमिनेट यही कर रहा था। हर चीज पे दबदबा इसी का था। हर चीज पे लोगों को परेशान रशिया ने ही कर रखा था। अब बात करते हैं थोड़ा कंपैरिजन की आपकी। कंपैरिजन में क्या है? अब जो यूएसएसआर था ना, ये हर चीज में सेकंड नंबर पे था। ये चाहता था कि जितने हथियार, जितने वेपन्स अमेरिका के पास है, उतने वेपन मेरे पास भी हो। इसलिए टाइम टू टाइम में क्या करता था? अपने हथियारों को बढ़ाता रहता था, वेपन्स को मल्टीप्लाई करता रहता था। करता था, बहुत अच्छी बातें करता था, लेकिन बहुत महंगे दामों पे, बहुत ग्रेट कॉस्ट पे, जिसका बहुत बुरा असर इनको देखने को मिलेगा। जो सोवियत यूनियन था वो टेक्नोलॉजी के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, ट्रांसपोर्ट के मामले में और सबसे इंपॉर्टेंट लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के मामले में, एस्पिरेशंस ऑफ सिटीजन को, जो थी एस्पिरेशन सिटीजन की, उसको पूरा करने के मामले में बहुत पीछे रह गया था वेस्ट कंट्रीज के कंपैरिजन में।
ना तो इनका टेक्नोलॉजी उस लेवल का है जिस लेवल का अमेरिका के पास, ना इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का है, और प्लस इन्होंने बहुत सारा पैसा वेपन्स बनाने में खर्च कर दिया है। तो बहुत सारा पैसा जब वेपन बनाने में खर्च कर देंगे, तो लोगों की इच्छाएं कहाँ से पूरी करेंगे? टेक्नोलॉजी कहाँ से लाएंगे ये लोग? तो दिक्कत आ जाएगी इनको यहाँ पे। ऑलरेडी इनकी हालत बहुत खराब थी इकोनॉमिकली, और यहाँ पे इनकी गरीबी में और आटा गीला हो जाएगा। और क्या होगा? अफगानिस्तान के साथ 1979 में अटैक, इनके साथ एक युद्ध होगा। सोवियत यूनियन वर्सेस अफगानिस्तान हो जाएगा 1979 में। और इस लड़ाई को जीतने के लिए पूरी एरी चोटी का जोर लगा देगा यूएसएसआर, और इसमें अच्छा खासा पैसा खर्च होगा। ऑलरेडी वेपन्स बनाने में पैसा खर्च कर दिया है, टेक्नोलॉजी है नहीं हमारे पास यहाँ पे। दूसरी, अफगानिस्तान के साथ लड़ाई कर ली है तो और ज्यादा पैसा खर्च कर दिया इन्होंने अपना। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा पीछे जा रहे थे वेस्ट के कंपैरिजन, ही अमेरिका के कंपैरिजन। इन सभी चीजों का रिजल्ट क्या निकला, अब जरा वो देखते हैं। सबसे पहला, जो भी कंज्यूमर गुड्स से जो एक कंज्यूमर यूज करता है जिन भी चीजों को, उन हर एक चीजों में बहुत भारी मात्रा में शॉर्टेज, कमी देखने को मिलेगी। हर साल यहाँ पे क्या था, खाने की इतनी ज्यादा किल्लत हो गई थी। गवर्नमेंट ने क्या किया, सारा ध्यान उन्होंने अपनी वेपन्स बनाने में लगाया। ये लड़ाई जो हुई अफगानिस्तान के साथ, उसमें पैसा खर्च कर दिया। तो खाना, फूड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इतना पैसा ही नहीं बचा उनके पास कि एग्रीकल्चर पे ध्यान दे पाए। क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं बचा, तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे क्या पड़ जाएगा, भुखमरी पड़ जाएगी, खाने की शॉर्टेज हो जाएगी। और हर साल इनको खाना जो होगा बाहर के देशों से मंगवाना पड़ेगा। इनकी इकोनॉमी जो होगी बहुत ज्यादा फ्लैटरिंग, बहुत डगमगाने लगेगी यहाँ पे 1970s के टाइम पे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी इकोनॉमी बिल्कुल स्टैग्नेंट, यानी कहीं ना कहीं पूरी रुक जाएगी। तो ये इसके कुछ रिजल्ट्स थे। विद दिस हमारे टॉपिक कवर होता है। आई होप सो आपको ये समझ आएगा। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर चैनल।